गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है भारतीय संघ का शासन। भारतीय संघ का शासन कहें या केंद्र का शासन कहें, एक ही बात है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि भारतीय संघ का जो शासन होता है, जिसको भारत का शासन कहें, केंद्र का शासन कहें या संघ का शासन कहें, भारतीय संघ के शासन का गठन किस प्रकार होता है, भारत संघ के शासन में या केंद्र के शासन में कौन कौन होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि भारत संघ का जो शासन है उसमें शासन के 3 अंग होते हैं। शासन के 3 अंग होते हैं। 3 अंगों से मिलकर भारत जो है केंद्र या संघ का शासन बनता है। शासन के जो 3 अंग होते हैं वो कौन कौन से हैं आप देखिए। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। भारत संघ के शासन का एक अंग है कार्यपालिका, एक है व्यवस्थापिका या विधायिका और एक है न्यायपालिका। तो भारत संघ का शासन का जो गठन होता है वो शासन के इन 3 अंगों से मिलकर होता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको इन तीनों अंगों के बारे में बताऊंगा। कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो शासन चलाता है, जो सरकार चलाता है, जो नीतियों का निर्माण करता है, जो निर्णय लेता है और नीतियों को क्रियान्वित करता है, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। और सीधे सीधे अर्थों में मैं आपको बताऊं तो कार्यपालिका का मतलब होता है सरकार। केंद्र की सरकार जो है उसको हम प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद, केंद्र की जो सरकार है उसको हम कार्यपालिका कहते हैं। और व्यवस्थापिका की अगर बात करें तो व्यवस्थापिका, जिसको विधायिका भी कहते हैं, व्यवस्थापिका शासन का वह अंग है जिसका कार्य है कानूनों का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना। कानूनों या विधि का जो निर्माण होता है वो व्यवस्थापिका या विधायिका का कार्य है। और न्यायपालिका जो है उसका कार्य है न्यायिक निर्णय देना, विवादों का समाधान करना, संविधान एवं कानूनों की व्याख्या करना, ये न्यायपालिका का कार्य है। तो शासन के ये 3 अंग हैं। इन तीनों अंगों को मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, विस्तार से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले कार्यपालिका पर हम आते हैं। कार्यपालिका की बात करें तो भारत संघ की जो कार्यपालिका है, केंद्र की जो कार्यपालिका है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको 2 भागों में बांटा गया है। हम उसको 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो स्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी और अस्थायी, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। स्थायी कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो स्थायी कार्यपालिका में हमारी नौकरशाही आती है। हमारी नौकरशाही या अधिकारी तंत्र जो आता है उसे हम स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। और अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया। अगेन अस्थायी कार्यपालिका को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो नाममात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र की कार्यपालिका या नाममात्र की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है, भारत के राष्ट्रपति में निहित है। अतः भारत के राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका है उसको नाममात्र की कार्यपालिका कहते हैं। जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद में निहित है। अतः प्रधानमंत्री व उसका जो मंत्री परिषद है वो वास्तविक कार्यपालिका है। तो स्थायी व अस्थायी 2 प्रकार है कार्यपालिका के। स्थायी कार्यपालिका में नौकरशाही आती है, उसको स्थायी इसलिए कहते हैं क्योंकि नौकरशाही के अधिकारी एक बार अपने पद पर चयन होने के बाद स्थायी रूप से सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट तक अपने पदों पर काम करते हैं। जबकि अस्थायी कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो आता है इनको कभी भी पद से हटाया जा सकता है और प्रत्येक 5 वर्ष में तो इन्हें निश्चित रूप से पद छोड़ना पड़ता है। ये कार्यपालिका की बात है। अब हम आते हैं व्यवस्थापिका। भारत संघ की जो व्यवस्थापिका है या विधायिका है उसे संसद कहते हैं। संसद ही भारत की व्यवस्थापिका है, संसद ही भारत की विधायिका है। और संसद का गठन 3 अंगों से मिलकर होता है। संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। या फिर हम यूं कहें कि भारत की संसद का जो गठन होता है वो एक राष्ट्रपति व 2 सदनों से मिलकर होता है और वो 2 सदन है राज्यसभा व लोकसभा। तो भारत की संसद के 2 सदन हैं,
राज्यसभा व लोकसभा और भारत की संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। इनसे मिलकर संसद बनती है जो देश के लिए विधि का निर्माण करती है, कानूनों का निर्माण करती है। और अब हम न्यायपालिका की बात करें तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है, इकहरी न्यायपालिका को अपनाया गया है, अर्थात पूरे देश की एक ही न्यायपालिका है। न्यायपालिका का विभाजन केंद्र एवं राज्यों के बीच में नहीं किया गया है। केंद्र व राज्यों के बीच में न्यायपालिका का विभाजन नहीं किया गया है। पूरे देश का एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, पूरे देश की एक ही न्यायपालिका है, एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। और राज्य स्तर पर जो न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय, वो भी केंद्रीय या संघीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ही कार्य करते हैं। तो ये मोटे मोटे रूप में मैंने आपको बताया कि भारत संघ का जो शासन है उसका गठन शासन के इन 3 अंगों से मिलकर होता है। अब एक एक अंग की हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम कार्यपालिका की बात करेंगे। भारत संघ की जो कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को हम पढ़ेंगे। हालांकि उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति के पद की अगर हम बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का पद मुख्यतः राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करता है। अतः उपराष्ट्रपति का पद कार्यपालिका का अंग होने से ज्यादा व्यवस्थापिका, विधायिका या संसद का अंग माना जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले राष्ट्रपति का पद लेंगे। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारत संघ के शासन के जो प्रावधान किए गए हैं वो संविधान के भाग 5 में किए गए हैं, अनुच्छेद 52 से 151 तक किए गए हैं। तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक भारत संघ के शासन के प्रावधान किए गए। ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है, संविधान का सबसे बड़ा भाग है भाग 5। और इसमें सबसे पहला पद हम लेंगे राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 52 में प्रावधान किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 ये प्रावधान करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रावधान है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 ये प्रावधान करता है कि भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 53 में किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है, राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान। और संविधान का अनुच्छेद 54 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो किया जाता है अनुच्छेद 56 के अनुसार वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन भाग लेता है, ये एक इम्पोर्टेंट विषय है, इम्पोर्टेंट बात है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में 3 प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। 3 प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नंबर 2, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और नंबर 3, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव जिस निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है उसमें संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा व लोकसभा, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सभी राज्यों, भारत में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, उनमें से दिल्ली और पुडुचेरी, पांडिचेरी का नया नाम है पुडुचेरी, दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव अगर मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं तो संसद एवं सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अब यहां पर 2 इंपॉर्टेंट बातें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है।
पहली बात, एक राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। और दूसरी बात, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की केवल विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते। तो राष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, मनोनीत सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी भी राज्य की विधानसभा भंग है, निलंबित है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव होगा या ना होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो अगर राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी भी राज्य की विधानसभा निलंबित होती है, भंग होती है, तो उस स्थिति में चुनाव होता है, इसका चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी विधानसभा कार्यरत हैं वो चुनाव में भाग लेती है, वो चुनाव में भाग लेती है। अब अगली बात है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई है। और संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि दी गई है वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि से होता है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि में भी एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति का प्रयोग होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अर्थात भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जनता सीधे भाग नहीं लेती, इसलिए अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जनता के द्वारा चुने गए संसद एवं विधान मंडलों के सदस्य या विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, जनता भाग नहीं लेती। अतः राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है जनता की दृष्टि से, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि से होता है। इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है या आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अब हम कार्यकाल की बात करें, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान अनुच्छेद 56 में किया गया है। और संविधान का अनुच्छेद 56 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो उसके पद ग्रहण करने से 5 वर्ष का होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष का होगा। लेकिन इन केस अगर उसके उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हो पाता है तो जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक वो अपने पद पर रहता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि अनुच्छेद 56 में किए गए प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष का होता है। लेकिन इससे पहले भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपनी स्वेच्छा से उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है अथवा महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया को आगे मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जाएगा, ये प्रावधान अनुच्छेद 56 में है, जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अलग से अनुच्छेद 61 में दी गई है। वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अब हम देखते हैं कि योग्यता क्या है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 में कुछ महत्वपूर्ण योग्यताओं का वर्णन किया गया है। तो भारत का राष्ट्रपति बनने या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होना चाहिए। भारत का नागरिक हो कम से कम 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। नंबर 3, कदाचित पागल व दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए।
वह कदाचित अर्थात चित भ्रमित नहीं हो, पागल नहीं हो, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। कम से कम लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, कदाचित पागल व दिवालिया घोषित नहीं हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये उसकी योग्यताएं हैं। और कुछ अर्हताएं भी हैं जिनको हम कंडीशंस कह सकते हैं, शर्त कह सकते हैं। तो कुछ शर्तें भी हैं, जैसे वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं शपथ का प्रावधान। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, शपथ का प्रावधान क्या है? तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 60 में किया गया है, 60 में किया गया है। और अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा शपथ राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति संविधान के परिरक्षण, संविधान के संरक्षण एवं संविधान के प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। अर्थात सीधे सीधे शब्दों में कहे तो संविधान की सुरक्षा की, संविधान की रक्षा की, संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है भारत का राष्ट्रपति। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 61 में दी गई है। 61 में दी गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात है? सबसे पहली बात है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर लगाया जाता है। अर्थात भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग दो आधारों पर लगाया जा सकता है, या तो उसने संविधान का उल्लंघन किया हो या उसने संविधान का अतिक्रमण किया हो। संविधान का उल्लंघन करना अर्थात संविधान की किसी बात को मानने से इनकार किया हो, और संविधान का अतिक्रमण करना अर्थात उसने अपनी सीमाओं से बाहर जाकर काम किया हो, अपनी शक्तियों की सीमा से बाहर जाकर काम किया हो। इन दोनों में से किसी भी आधार पर संसद के 1/4 सदस्यों के द्वारा अपने हस्ताक्षर से राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसको संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जाती है। अगर 14 दिन की पूर्व सूचना देकर 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाते हैं और संसद के दोनों सदन उस महाभियोग के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और राष्ट्रपति पर जब महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है तो राष्ट्रपति संसद में उपस्थित होकर या अपने वकील के माध्यम से संसद में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके चुनाव की प्रक्रिया, उसका चुनाव कैसे होता है, उसकी योग्यताएं क्या हैं, उसका कार्यकाल कितना होता है, वो शपथ किसको कौन दिलाता है, उसको पद से कैसे हटाया जा सकता है, वो त्याग पत्र किसको देता है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने यहाँ देखी इस वीडियो में, इस टॉपिक में। तो इसमें यहीं तक हम करेंगे। इससे आगे इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे कि भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो क्या है। शक्तियों का विश्लेषण मैं अगले वीडियो में करूँगा।